नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं शिवांश जोशी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। और हम बायोलॉजी पढ़ रहे थे। बायोलॉजी में हमने बायोलॉजी की परिभाषा और उसके कुछ शब्दावलियों के बारे में जाना। साथ ही हमने कोशिका स्टार्ट किया था। कोशिका के जो कोशिकांग थे उनके बारे में हमने जाना। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे सब्जेक्ट में। तो देखिए, सबसे पहले हमने जीव विज्ञान में जाना, बायोलॉजी के अंदर जाना कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है। बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का अर्थ था जीवन या लाइफ और लोगोस का अर्थ था अध्ययन। ओके, तो हमने इसकी परिभाषा क्या बनाई कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की संरचना और उनके जैव प्रक्रमों का सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए, वही क्या कहलाते हैं अपनी जीव विज्ञान या बायोलॉजी। मैंने यहाँ पर बोला जीव या सजीव, तो सजीव को हमने डिफाइन करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे? श्वसन, उत्सर्जन, पोषण, पाचन और जनन, इसके अलावा गतिशीलता और वृद्धि, ये हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। इसके अलावा हमने देखा बायोलॉजी की दो शाखा थी, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी के जो फादर ऑफ जूलॉजी थे वो हैं अरस्तु और बॉटनी के हैं थियोफ्रास्टस। इसके बाद हमने सेल चालू किया था, कोशिका चालू किया। तो कोशिका के बारे में हमने जाना कि शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। ओके, ये जो कोशिका है इसकी सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने करी थी। कॉर्क की मृत कोशिका डेड सेल्स के ऊपर उन्होंने डेड सेल्स के अंदर कुछ ऐसे चैम्बर्स देखे और इन चैम्बर्स को उन्होंने नाम दे दिया सेल। ओके, इसके अलावा हमने देखा कि जो जीवित कोशिका हैं उनकी खोज करी थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था वो दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। इसके अलावा देखिए, हमने देखा जो कोशिका है इसका अध्ययन कोशिका विज्ञान में किया जाता है जिसे साइटोलॉजी कहा जाता है, और साइटो का अर्थ ही क्या होता है? कोशिका। ओके, चलिए इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा कोशिका के कोशिकांग। तो कौन कौन से कोशिकांग देखे हमने? सबसे पहला हमने देखा कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहा जाता था। प्लाज्मा झिल्ली भी इसे बोला गया। इसे प्लाज्मा झिल्ली क्यों बोला गया? क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड की बनी थी। ओके, सबसे बाहरी परत होती है कोशिका की, थैलीनुमा संरचना होती है, सभी कोशिकांग इसके अंदर पड़े होते हैं, और अर्धपारगम्य ये होती है। अर्धपारगम्य का मतलब कि कुछ एक पदार्थों को ये अंदर आने देती है, कुछ को बाहर जाने की परमिशन देती है। कौन कौन से पदार्थ? तो ब्लड है अपना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा जल है और ऑक्सीजन। इसके बाद हमने देखा कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ओके, क्योंकि इसको क्या बोला गया? वॉल। वॉल मतलब दीवार। ये सुरक्षा का कार्य करती है, केवल पादपों में पाई जाती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके बाद हमने देखा केंद्रक। तो देखिए, केंद्रक के बारे में हमने क्या देखा कि इसे ब्रेन ऑफ सेल, कोशिका का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जितने भी कोशिकांग हैं उन सभी को नियंत्रित करता है, सभी को रेगुलेट करता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन में ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, चलिए इसके अलावा देखिए, इसमें केंद्रिका, डीएनए, गुणसूत्र और जीन भी उपस्थित होते हैं और केंद्रक द्रव्य भी उपस्थित होता है। इसके बाद हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, मैंने कोशिका का शक्ति ग्रह इसे बोला। क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर ऊर्जा निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका की जितनी भी ऊर्जा है वो किसके अंदर बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कैसे बनती है? तो श्वसन के माध्यम से जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं उससे क्रेब्स चक्र चलता है। क्रेब्स चक्र में आपको श्वसन में पढ़ाने वाला हूँ। क्रेब्स चक्र से आप याद रखिए 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। चूंकि ये जटिल ऊर्जा के पैकेट होते हैं, अर्थात पादप या जंतु जो है इन्हें सीधे ग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए इनके अंदर से जो ग्लूकोज बनता है उसका ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं, 2 अणु पायरुविक एसिड के बनते हैं, जो कि हम अपने पोषण के माध्यम से या न्यूट्रिशन जिनको हम लेते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसकी बाहरी परत क्रिस्टी कहलाती है। जूते के आकार का, जूते के सोल जो होता है उसके आकार का ये होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमने क्या पढ़ा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हमने पढ़ा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या था? गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण कह लीजिए, कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी। ओके, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। कैमिलो गोल्जी जो है इन्होंने बताया कि जो गोल्जी बॉडी है ये माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा जो ऊर्जा बनाई जा रही है उसको विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ओके, तो ये क्या है? ऊर्जा की गाड़ी भी कहलाती है, ऊर्जा का परिवहन करती है। इसके अलावा हमने देखा लाइसोसोम। इसके अलावा हमने क्या देखा? लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या था? आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली क्यों बोला है इसको?
क्योंकि इसके अंदर पाचक एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं जो कोशिका जो है उसका पाचन कर देते हैं, और कोशिका के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको भी पचा दिया जाता है इसके द्वारा। अगर कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है तो क्या निकालेगा, जल अपघटनीय पदार्थ निकालेगा। इसकी वजह से वो जो भी ऑर्गन है, स्पेसिफिक ऑर्गन बोल लीजिए या पूरी कोशिका डिस्ट्रॉय हो जाएगी, गल जाएगी, पच जाएगी। ओके, लाइसोसोम के अलावा हमने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये दो प्रकार की थी, एक तो थी सॉफ्ट चिकनी और एक थी रफ या हार्ड खुरदरी। जो सॉफ्ट थी वो तो वसा और लिपिड बना रही थी, और जो खुरदरी थी वो प्रोटीन निर्माण कर रही थी। तो स्पेसिफिक कार्य अगर मैं बोलूँ इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो प्रोटीन निर्माण के साथ साथ आंतरिक कंकाल बनाती है, कोशिका को पिचकने से, टूटने से या फटने से बचाती है। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जालिका बनाती है, अंतःप्रदव्य जालिका इसीलिए कहलाती है। इसके बाद हमने देखा राइबोसोम। राइबोसोम जो थे ये भी अंतःप्रदव्य जालिका जो है, या मैं बोल दूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके साथ ही प्रोटीन निर्माण है, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। कितने प्रकार के थे, तो दो प्रकार के थे, 70S और 80S। एस फॉर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, अवसादन गुणांक। और जो 70S था वो प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है, हल्के होते हैं, छोटे होते हैं। 80S जो है वो बड़े होते हैं, वो यूकैरियोटिक पादप और जंतु की कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके, इसके अलावा हमने पढ़ा सीलिया फ्लैजिला, ऊपर लिख देता हूँ, चलिए एक तो यहीं लिख देते हैं, सीलिया फ्लैजिला। ये क्या है, ये छद्मपाद है। छद्मपाद का अर्थ ये चलने में या प्रचलन में सहायता करते हैं। ओके, कोशिका के चलने में सहायता करते हैं। यूकैरियोटिक्स की बात करूं तो 11 होते हैं, और प्रोकैरियोटिक्स की बात करूं तो 1 होता है। ओके, और दूसरी मैं बात करूं जो फ्लैजिला हैं वो बड़े होते हैं सीलिया से। ओके, सीलिया से बड़े होते हैं फ्लैजिला, चलने में काम करते हैं, और क्या पोषण जो है, बाहर पोषक पदार्थ पड़ा उसे कोशिका के अंदर प्रविष्ट कराने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमने देखा गुणसूत्र। गुणसूत्र मैंने बोला गुणों के सूत्र, मतलब हमारे अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो हमारी संरचना है, इनकी सारी जानकारी किसके अंदर होती है, गुणसूत्रों के अंदर। और मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो गुणसूत्रों के अंदर जीन जो उपस्थित होते हैं, गुणसूत्रों के ऊपर जो जीन लगे होते हैं, इनमें हमारी आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं। तो आनुवंशिक सूचनाओं का वाहक कौन है, गुणसूत्र है। हर एक प्रजाति में इनकी संख्या अलग अलग होती है, जैसे कि कुत्ते में 78 है, बिल्ली में 38 है, 38 है, और मानव में 46 है, 44 XX मादा और 44 XY नर। ओके, इसके अलावा हमने देखा था क्या, लवक, प्लास्टिड। लवक की मैंने बात करी तो ये रंग प्रदान करने वाले होते हैं, भोजन संग्रहण का कार्य भी करते हैं, भोजन निर्माण का कार्य भी करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट वर्णी लवक, और क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक और क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक। ओके, हरित लवक की मैं बात करूं, क्लोरोप्लास्ट की मैं बात करूं, तो उसमें क्या था, क्लोरोफिल था, पर्ण हरित, जो पत्तियों का रंग हरा करता है। तो अगर पत्तियों में ये पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट, तो उसमें क्लोरोफिल उपस्थित होगा। ओके, और क्लोरोप्लास्ट कैसा है, हरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है, साथ ही भोजन निर्माण का कार्य करता है। दूसरा था ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको से आप याद रखिए लैक ऑफ कलर, ल्यूको मीन्स लैक ऑफ कलर, मतलब कोई कलर नहीं देता है। ये अवर्णी लवक होता है, किसी प्रकार का वर्णक या कलर नहीं देता है। साथ ही भोजन जो निर्माण किया है हरित लवक ने, उसका संग्रहण का कार्य करता है, जड़ों में पाया जाता है। और मैं हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की बात करूं तो वो तनों में और पत्तियों में पाया जा रहा था। ओके, इसके अलावा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट किसमें, फल, सब्जी, फूल, इनमें पाया जाता है, रंग प्रदान करता है, वर्णी लवक है, हरे रंग के अलावा हर तरह का रंग प्रदान करता है। मैंने 2 वर्णक बताए थे, इसके अंदर कौन कौन से थे, कैरोटिन और जेंथोफिल, जो कि आपके टमाटर या मिर्च बोल लीजिए, जितने भी ऐसे फल हैं जो कि जब पैदा होते हैं उस वक्त हरे रंग के होते हैं और धीरे धीरे परिपक्व होकर लाल हो जाते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं, वर्णी लवक में उपस्थित क्लोरोफिल और जेंथोफिल के कारण, कैरोटिन और जेंथोफिल के कारण। ओके, चलिए ये चीज़ें हमने देखी, ये थे हमारे कोशिकांग। आज हम बात करने वाले हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, जंतु कोशिका पादप कोशिका से किस तरह से अलग है, उनमें अंतर क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर। इसके अलावा हम देखने वाले हैं यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, और उनके बारे में कुछ चीज़ें हम जानेंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, जंतु और पादप कोशिकाओं की हम बात करें तो सबसे पहले तो इनकी समानता के बारे में हम देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ इनमें समान पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य जालिका जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाई जाती है। ओके,
क्योंकि ये क्या बनाती है, ये आंतरिक कंकाल बनाती है, कोशिका का आंतरिक कंकाल बनाती है, साथ ही क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाएगी। इसके बाद आती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली भी पादप में और जंतु में दोनों में पाई जाती है, मैंने अच्छे से बताया। परंतु कोशिका झिल्ली के अलावा पादप में एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। देखिए यहीं पे हम जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में समानता और जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर को समझ रहे हैं। इस तरह से आपको वैसे नोट्स में बिल्कुल अच्छे से लिखा हुआ मिल जाएगा, समानता क्या है और अंतर क्या है, फिर भी एक बार आप नज़र डाल लीजिए इन पर। ओके, झिल्ली के बाद आते हैं हम केंद्रक पे। तो केंद्रक जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में ही पाया जाता है, परंतु जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के मध्य में पाया जाता है और पादप कोशिका में जो केंद्रक है वो कोशिका में की परिधि पर पाया जाता है, कोशिका की परिधि पर पाया जाता है। तो फिर कोशिका में जो पादप कोशिका है उसमें बीच में क्या पाया जाता है, तो देखिए पादप कोशिका के बीच में पाए जाते हैं लवक, प्लास्टिड। ये बहुत बड़े आकार में होते हैं। पादप कोशिका कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की होती है। केंद्रक यहाँ पाया जाएगा तो प्लास्टिक पूरा का पूरा इसमें इस तरह से फैला होगा, प्लास्टिड फैला होगा और इसी तरह से बहुत बड़ी बड़ी इसमें रिक्तिकाएँ भी होंगी। ओके, चलिए, तो अगर मैं बात करूं पादप कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो आप प्लास्टिड को टिक करेंगे। और मैं बोलता हूं जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड, लवक होते नहीं हैं, तो केंद्रक सबसे बड़ा अंग होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। देखिए ऊर्जा निर्माण का कार्य है, शक्ति देता है और क्या देता है, ऊर्जा देता है क्रेब्स चक्र के माध्यम से। तो जंतु कोशिका, पादप कोशिका दोनों को ही जीने के लिए ऊर्जा तो चाहिए, वृद्धि के लिए, अपनी जो ग्रोथ है उसको करने के लिए दोनों को ही क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में प्रेजेंट होगा। इसके बाद करते हैं गोल्जी बॉडी की। तो गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है, एक तरह की ऊर्जा की गाड़ी है। जो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन करेगा उसको पूरी बॉडी में पहुंचाएगी। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका के अपने अपने अंग हैं, तो सभी में पहुंचाने का कार्य कौन करेगा, गोल्जी बॉडी। इसके बाद रिक्तिकाओं की मैं बात कर लेता हूं। तो रिक्तिका जंतु कोशिका में या तो पाई ही नहीं जाती या फिर बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। ओके, दूसरी बात, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका, ये रिक्तिका वही है रसधानी या वैक्यूल्स। तो ये रिक्तिका जो है पादप कोशिका में बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती है। मैंने आपको बताया था पादपों में बहुत ज़्यादा रस होता है और उसको निकालने के लिए बहुत सारी क्या चाहिए, रिक्तिकाएं चाहिए उसको, क्योंकि रिक्तिका क्या करती है, चूषण का कार्य करती है। ओके, जंतु कोशिका में इतनी ज़रूरत होती नहीं है, तो या तो ये नगण्य, बिल्कुल नेग्लिजिबल होती हैं, या फिर होती ही नहीं है काफ़ी सारे जो जंतु हैं उनमें। इसके बाद राइबोसोम की बात करूं तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और गोल्जी बॉडी क्या कर रहा था, वो भी प्रोटीन संश्लेषण का। तो जैसे गोल्जी बॉडी जंतु और पादप दोनों में था, वैसे ही राइबोसोम भी जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाएगा। ये क्या है, इनकी समानताएं चल रही हैं। तारक काय की मैं बात करूं तो तारक काय का काम मुझे बताइए क्या था। तारक काय या सेंट्रोसोम का कार्य था कोशिका विभाजन में मदद करना। ओके, तो क्या इसमें कोशिका विभाजन होगा जंतु सेल में, बिल्कुल होगा। क्या इसमें पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होगा, बिल्कुल। तो वो कौन करवाएगा, उसका जिम्मेदार कौन है, तारक काय। परंतु जंतु कोशिका में सुविकसित तारक काय पाया जाता है और पादप कोशिका में इतना विकसित नहीं होता। इसमें दोहरी परत वाला तारक काय है और इसमें सिंगल लेयर्ड सेंट्रोसोम है। ओके, जीव द्रव्य की मैं बात करूं तो जीवन की इकाई, सजीव की इकाई ही क्या है, जीव द्रव्य। मैंने बोला अगर जीव द्रव्य को कोशिका से निकाल दिया जाए तो कोशिका किसी काम की नहीं, मृत हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ओके, तो जीव द्रव्य जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा और पादप कोशिका में भी पाया जाएगा। ये तो हो गई इनकी समानता की बात। समानता के बाद हम बात करते हैं किसकी, इनकी भिन्नता या अंतर की बात। तो जंतु कोशिका में पाया जाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, आत्मघाती थैली है। मैंने आपको बताया था यदि जंतु कोशिका के अंदर कोई भी कोशिका डेड हो जाती है, अगर डेड हो गई तो उसको ये पचा देता है जल अपघटनीय एंजाइमों के द्वारा। क्या पादप कोशिका में डेड नहीं होती हैं सेल्स, क्या उनको पचाया नहीं जाता, नहीं। जब मैं आपको ऊतक पढ़ाऊंगा ना तो उसमें जीवित ऊतक और मृत ऊतक पढ़ाऊंगा मैं पादप कोशिका में, और तब मैं आपको बताऊंगा कि जो मृत ऊतक हैं वो मृत कोशिकाओं के बने होते हैं, उनमें दोस्तों जीव द्रव्य भी नहीं होता है, तो लाइसोसोम की तो जरूरत ही नहीं है। तो लाइसोसोम पादप कोशिका में पाया ही नहीं जाता। अगर कोई जीवित कोशिका और खराब हो जाती है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, मतलब सड़ जाती है ना, बिल्कुल, तो उसको पाचक एंजाइमों की जरूरत ही नहीं होती, वो मृत हो जाती है, दृढ़ हो जाती है, दृढ़ होकर के क्या बना देती है, दृढ़ ऊतक बनाती है, जिन्हें स्क्लेरेनकाइमा बोलेंगे, ठीक है, बाद में। तो वो क्या बनाएंगी, मृत कोशिकाएं भी। तो पादप कोशिका में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी, मृत भी पाई जाएंगी और जीवित भी पाई जाएंगी। ओके, जब मैं ऊतक पढ़ाऊंगा तो ये बात वापस से मैं बोलूंगा। तो जीवित कोशिकाओं में तो जीव द्रव्य पाया ही जाएगा,
पर अगर जीवित कोशिका कोई है और वो मर जाती है, पादप की मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी काम की नहीं रहती, तो उसको गलाने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या हो जाती है, वो दृढ़ या फिर जो पादप है उसका ढांचा निर्माण करने का कार्य करने लग जाती है। ओके, क्या बनाती है, संरचना बनाने लग जाती है, एक मृत परत, एक दृढ़ परत, एक कठोर परत का निर्माण कर लेती है बाहर की साइड में। ओके, छाल देखिए आपने पादप की, वो छाल किसकी होती है, मृत कोशिकाओं की होती है। ओके, अंदर जाइलम फ्लोएम देखा है, हरा हरा सा गूदेदार जिनमें भोजन संग्रहित रहता है, वो किसका बना होता है, जीवित कोशिकाओं का बना होता है। ओके, जब उनकी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं तो वो बाहर आकर छाल का निर्माण कर देती हैं, तो ज़रूरत नहीं है लाइसोसोम की पादप में। बात करूँ सीलिया और फ्लैजिला की, तो सीलिया और फ्लैजिला ज़्यादातर जो है एक कोशिकीय जीवों के मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। किसके, एक कोशिकीय जीव, क्योंकि इनमें चलने का कार्य या एक कोशिकीय जीव को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है, सीलिया या फ्लैजिला करते हैं। क्या पादप में ऐसा होता है, एक कोशिकीय होते हैं पादप, होते ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है, तो इनमें सीलिया फ्लैजिला पाए ही नहीं जाते। ओके, इसके अलावा मैं बात करूं कि हमारे जो आरबीसीज हैं, आरबीसी क्या है, सेल ही तो है, सेल की बनी हुई तो है, तो उनमें क्या, उनको चलना पड़ता है, रक्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है अपने शरीर में, तो उनको उनमें क्या होते हैं, सीलिया फ्लैजिला। तो जंतु कोशिका में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय में सीलिया फ्लैजिला होते हैं। अगर मुख्य कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाए किसका है, तो एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, बैक्टीरिया, प्लाज्मोडियम, नीरहरित शैवाल, इनका ये मुख्य कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, और इनमें क्या काम करते हैं सीलिया फ्लैजिला, तो प्रचलन का कार्य करते हैं, छद्मपाद जिन्हें बोलते हैं। ओके, शूडोपोड। इसके बाद एक बात आती है ग्लाइकोजन और स्टार्च। मैंने क्या लिखा है देखिए, जंतु जो कोशिकाएं हैं इनमें भोजन संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। जंतु कोशिका जो अपना भोजन, जो हम जैसे भोजन कोई खाते हैं तो वो संग्रहित कहाँ होता है, और पोषण मिलता है उससे, तो वो संग्रहित तो होगा, कहीं तो स्टोर होगा, तो जहाँ स्टोर होता है ना उस जगह या उस पूरे भोजन को क्या बोला जाता है, ग्लाइकोजन। इसके बाद पादप पे आए तो जो संग्रहित भोजन है उसको क्या बोला जाता है, स्टार्च बोला जाता है। तो आप लिख सकते हैं इकट्ठा भोजन या संग्रहित जो भोजन है वो जंतु कोशिकाओं में तो ग्लाइकोजन कहलाता है, और पादप कोशिकाओं में जो संग्रहित भोजन है वो स्टार्च कहलाता है। ओके, चलिए, तो आपने देखा जंतु कोशिका और पादप कोशिका की समानताएं क्या क्या हैं और जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर क्या क्या है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। चलिए, मैं इसको रब कर देता हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, फिर यूकैरियोटिक सेल्स समझेंगे और फिर उनके अंतर हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी, और जो आपका जीव विज्ञान का सिलेबस है वो अपलोड कर दिया गया है आरपीएससी बोर्ड और द राघव इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे, और सॉरी टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ से जाके उसे डाउनलोड करके देख लें, सिस्टमेटिक ढंग से उसको जमा करके आपके सामने पेश कर दिया गया है। ओके, और जो माइक का इशू था वो भी रिजॉल्व करने की कोशिश की है, कैमरा भी चेंज किया है, और साथ में ही आपका जो माइक आपको दिख रहा है वो भी नया होगा, तो टेक्निकल टीम ने कोशिश की है इसको रिजॉल्व करने की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको आवाज़ साफ़ आ रही है तो, अगर नहीं आ रही है, अभी भी स्लो आ रही है, तो इसका और कोई सोल्यूशन निकालते हैं। ओके, चलिए, क्या पढ़ रहे थे हम, तो हम आज पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले तो जो हम हमेशा करते हैं, नाम में से अर्थ निकालते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस नाम का अर्थ जानते हैं ताकि हमें इसके बारे में पता चले कि प्रोकैरियोटिक सेल्स आखिर होती क्या है। देखिए, इसमें एक शब्द आया है प्रो। ये प्रो जो है ये यूनानी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, और इस प्रो का अर्थ होता है पहले का, मतलब कि किसी भी चीज़ से बनने की पहले की चीज़, पहले की या पहले का। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे मोबाइल फ़ोन बनने से पहले क्या थे, टेलीफोन थे। ये कार मोटर बाइक बनने से पहले क्या थे, घोड़ा गाड़ी थे। तो वो सब क्या है, प्रो है। यूनानी भाषा में उनको क्या बोलेंगे, प्रो। ओके, साथ ही जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनको हिंदी में बोला जाता है प्राक केंद्र की। क्या बोला जाता है, प्राक। प्राक मतलब कि पुराना। ठीक है, आपने थोड़ी हिंदी पढ़ी हो तो आपको पता होगा प्राक का मतलब क्या होता है, पुराना, प्राग ऐतिहासिक, पुराना इतिहास। ओके, तो प्राक केंद्र की, जिनमें पुराना केंद्रक पाया जाता है, वही क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। इसका मतलब हम एक पॉइंट लिख सकते हैं, हमने बताया है यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या, पहले का। पहले तो ये समझ लें, किससे पहले का, यूकैरियोटिक सेल से पहले का। किससे पहले का, यूकैरियोटिक सेल से पहले का। इसका मतलब
यूकैरियोटिक सेल्स जब बनी होंगी उससे पहले कौन बने? प्रोकैरियोटिक सेल्स। मतलब कि ये किस में पाए जाएंगे? तो ये पाए जाएंगे आपके एक कोशिकीय जीवों में। ओके, एक कोशिकीय जीवों में ये पाए जाएंगे। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, एल्गी जो है आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ओके, इनमें ये पाया जाएगा। प्रो का अर्थ पुराना, पहले का। हिंदी में क्या बोला? प्राक केंद्रकी। इसका मतलब इनमें पुराना केंद्रक पाया जाएगा। तो इनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता। ओके, कैसा? सुविकसित नहीं होता। सुविकसित केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता। सुविकसित केंद्रक इनमें नहीं पाया जाता। ओके, फिर क्या पाया जाता है? अगर केंद्रक सुविकसित नहीं है तो केंद्रक की जैसी स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? केंद्रक जैसी स्ट्रक्चर। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, फिर मैं बताता हूँ केंद्रक जैसी स्ट्रक्चर क्या होती है। देखिए, हमने बात करी कि इनमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता, मतलब इनमें केंद्रक दिखता ही नहीं है, केंद्रक जैसी स्ट्रक्चर्स हमें दिखती है, हमें लगता है कि यहाँ केंद्रक है। कैसे पहचाना? केंद्रक के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो एक ऐसा स्पेस होता है इन कोशिकाओं में, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इन कोशिकाओं के अंदर एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्पेस होता है जिसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ भरा होता है। ओके, तो इस आनुवांशिक पदार्थ वाले क्षेत्र को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। मतलब मैंने आपको बताया था ऑइड का मतलब, अच्छा मैंने आपको नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। इंग्लिश भाषा का शब्द है ऑइड, और ऑइड का मतलब होता है रिजेंबल। ऑइड का अर्थ क्या होता है? रिजेंबल, मतलब कि समान, समानता दिखाने वाला, रिजेंबल। ओके, रिजेंबल समानता मतलब मैं मेरे माता पिता जैसा दिखता हूँ, उनके जैसा, उनके समान हूँ मैं। ट्विंस होते हैं, ट्विंस एक जैसे समान, वो कैसे? एक दूसरे के रिजेंबल हैं, समान है। तो ऑइड जो है वो अंग्रेजी भाषा का एक, मैं बोलूँ, रूट वर्ड है, और इस रूट वर्ड का अर्थ क्या होता है? समान होना। तो न्यूक्लियस जैसा, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियस जैसा, केंद्रक जैसा, तो क्या है? उसको नाम क्या दे दिया? न्यूक्लियोइड। तो केंद्रक जैसी एक जगह, एक क्षेत्र होता है इस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जिसमें आनुवंशिक पदार्थ भरा होता है, जो आपके डीएनए है, गुणसूत्र हैं, जीन है, सब इसमें पड़े रहते हैं। ओके, कोई जगह इनकी स्पेसिफिक नहीं है, पड़े रहते हैं, इस फ्लूइड में पड़े रहते हैं, इस द्रव्य में पड़े रहते हैं। तो इस पूरे क्षेत्र को क्या बोल दिया गया? न्यूक्लियोइड बोल दिया गया। तो केंद्रक सुविकसित इसमें नहीं होता। केंद्रक की जगह इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एक आनुवांशिक क्षेत्र, उस आनुवांशिक क्षेत्र को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोइड। ओके, इसके अलावा इसमें देखिए, मैंने आपको बताया एक कोशिकीय जीवों की कोशिकाएं हैं। ओके, पुरानी कोशिकाएं हैं, यूकैरियोटिक सेल से बनने के पहले की कोशिकाएं हैं। तो इनका जो आकार होता है, इनका आकार होता है 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर। क्या एक कोशिकीय जीव आपको नग्न आंखों से दिखाई देते हैं? नहीं, जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हैं तभी आपको दिखाई देते हैं। तो वो इतने छोटे होते हैं, उनकी जो कोशिका है वो 0.1 μm माइक्रोमीटर के बराबर होती है, या 0.5 तक होती है। ओके, इतनी छोटी कोशिका को नग्न आंखों से देखना पॉसिबल नहीं होता। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल है, पुरानी सेल है। अगर पुरानी सेल है तो इसमें क्या सारे कोशिकांग पाए जाएंगे? इसमें सारे कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, इसमें कुछ कोशिकांग पाए जाएंगे। तो कुछ कौन कौन से हैं? इसमें राइबोसोम पाया जाएगा। ओके, इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी, जरूरी है कोशिका झिल्ली तो, ठीक है। केंद्रक जैसी स्ट्रक्चर पाई जाएगी, जिसको क्या बोला मैंने? न्यूक्लियोइड बोला। ओके, न्यूक्लियोइड। ओके, तो इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें पाई जाएंगी, कुछ एक स्ट्रक्चर ही पाई जाएंगी। सारे कोशिकांग जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो सारे कोशिकांग इसमें नहीं पाए जाएंगे। ओके, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, इसमें कोशिकांग के साथ साथ मैंने सीलिया फ्लैजिला लिखवाए थे। कहाँ लिखवाए थे? वो यही तो बोला था एक कोशिकीय जीव का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, तो इसमें सीलिया फ्लैजिला भी पाए जाएंगे। सीलिया और फ्लैजिला भी इसमें पाए जाएंगे। ओके, और ये जो न्यूक्लियोइड है इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें डीएनए पाया जाएगा, है ना। डीएनए पड़ा रहेगा उस न्यूक्लियोइड, मतलब आनुवंशिक क्षेत्र में, और न्यूक्लियस जैसा है इसलिए इसको क्या बोल दिया? न्यूक्लियोइड। ले लें इसका एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। तो ये जो कोशिकाएं हैं वो किसकी कोशिकाएं हैं? एक कोशिकीय जीवों की कोशिकाएं हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो है इनमें किस तरह का जनन होगा?
जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन मैंने बताया था आपको 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका जनन जो है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है विखंडन या असूत्री जनन जिसे बोल सकते हैं, असूत्री, ओके। दूसरा होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन, ओके। बात करते हैं सूत्री। तो सूत्री के अंदर जो जनन आता है वो होता है विखंडन प्रकार का जनन। कैसा? विखंडन प्रकार का जनन। मैं अभी बताता हूं विखंडन प्रकार का जनन किसे बोलते हैं। तो विखंडन प्रकार का जनन, लैंगिक जनन जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, ओके। क्या अलैंगिक जनन भी पाया जाता है जंतुओं में? नहीं पाया जाते, आप जानते हैं। तो किस में पाया जाएगा? पादप में। पादप की किसी स्टेम को, शाखा को काट करके आप और ज़मीन में गाड़ देते तो वो उग जाती है ना। काफ़ी सारे ऐसे पादप है जिनकी स्टेम या शाखा को काट के और ज़मीन में हम गाड़ देते हैं, उसको पोषण देते हैं, पानी वानी देते हैं तो उग जाती है वापस से। अलैंगिक प्रकार का जनन है। लैंगिक प्रकार के जनन की मैं बात करूं तो जंतु पादप में आता ही है। जब हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। असूत्री या विखंडन प्रकार के जनन की हम अब बात कर रहे हैं। तो ये जनन पाया जाता है आपका एक कोशिकीय जीवों में। विखंडन प्रकार का जनन एक कोशिकीय जीवों का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। विखंडन प्रकार का जनन क्या होता है? ये उनकी एक कोशिकाएं है, एक सेल है। इसमें क्या होगा? यहाँ से खांच बनेगी, ओके। खांच किस तरह से बनेगी? देखिए कोशिका है, इसमें इस तरह से यहाँ से खांच बनेगी, ये आपकी खांच बन गई। और यहाँ से ये जो कोशिका है टूट करके 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेगी, ओके। क्योंकि इसमें केंद्रक है ही नहीं, केंद्रक जैसा क्या था? पदार्थ था, वो भी टूट जाएगा, आधा इधर और आधा इधर चला जाएगा, ठीक है। केंद्रक को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए इसमें क्या हो गया? विखंडन प्रकार का जनन हो गया, ओके। किस में हुआ? एक कोशिकीय जीवों में। अच्छा, इतना हमने देख लिया, ओके। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? विखंडन प्रकार का जनन होता है। या मैं कह दूं कि एक कोशिकीय जीव जो हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जा रही हैं उनमें विखंडन प्रकार का जनन हो रहा है, ओके। अब देखिए एक चीज़ और देख लीजिए इन कोशिकाओं की खासियत कि इन कोशिकाओं में पेप्टिडोग्लाइकेन का कोशिका झिल्ली बनी होती है। जो इनका बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ओके। और पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का ये बना होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, ओके। प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलेंगे? पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इनका जो बाहरी आवरण है जिसे आप कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। मैंने यहाँ नाम लिया प्रोटीन। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है? मैंने बताया आपको राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। पर कौन से वाले राइबोसोम? याद कीजिए, मैंने राइबोसोम के टाइम पे लिखवाया था कि 70S जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इसका मतलब जो एक कोशिकीय जीवन में ज़्यादा प्रोटीन बनाने की ज़रूरत है नहीं, उनको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत है नहीं, इस वजह से उसमें क्या है? राइबोसोम 70S हल्के वाले पाए जाते हैं, ओके। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर यूकैरियोटिक सेल्स चालू करते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ओके। तो देखिए यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, इन यूकैरियोटिक सेल्स को हिंदी में बोला जाता है सुकेंद्रकी। क्या बोला जाता है? सुकेंद्रकी। और फिर से मैं नाम का अर्थ बता देता हूं। तो यू जो है वो यूनानी भाषा से लिया है जिसका अर्थ होता है अच्छा। क्या होता है? अच्छा। और अच्छा केंद्रक जिसमें पाया जाएगा वही क्या कहलाएंगे? यूकैरियोटिक सेल। तो पहला तो हम लिख सकते हैं कि इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, ओके। इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, ओके। चलो इसके बाद देखिए सुविकसित केंद्रक के अलावा इनकी साइज की बात कर लें तो इनकी जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। 10 माइक्रोमीटर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जंतु कोशिकाएं छोटी होती हैं। 100 माइक्रोमीटर मैंने क्यों लिखा? क्योंकि पादप कोशिकाएं बड़ी होती हैं तो वो 100 माइक्रोमीटर तक पहुंच जाती हैं। एक बात और लिख लीजिए यहाँ पे कि ये जंतु और पादप कोशिकाओं की कोशिकाएं हैं, ओके। जंतु और पादप में कौन सी? यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या कोशिका भित्ति इसमें पाई जाएगी? हाँ। क्या इसमें कोशिकांग जितने मैंने पढ़ा है सारे पाए जाएंगे? हाँ। इसमें सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा। इसका मतलब केंद्रक के अंदर सारी जो स्ट्रक्चर्स होंगे, केंद्रिका, गुणसूत्र, वो सारे अच्छे से अरेंज होंगे और इसमें केंद्रक में एक केंद्रक द्रव्य भी पाया जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। चलें तो देखिए ये बात हुई, मैंने क्या क्या लिखा? सुविकसित केंद्रक पाया जाएगा यूकैरियोटिक सेल्स में, 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर की होती हैं और
जंतु और पादप कोशिकाओं की कोशिकाएं होती हैं। इनके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सारे कोशिकांग आपको जो लिखवाए हैं वो किस में पाए जाएंगे, इन्हीं में पाए जाएंगे। ठीक है, तो आपने अच्छे से यूकैरियोटिक सेल्स को पढ़ा ही है। पादप और जंतु की मैं जब बात करूंगा, जब मैं आपको जंतु और पादप पढ़ाऊंगा तो आपके और थोड़ी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक बात और आप यहाँ याद कर लीजिए, इसके अंदर जो पूछे जाने वाली बात है वो ये है, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, एक सेकेंड। देखिए, इनमें पूछे जाने वाली बात जो है कि इनमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है। तो जनन देख लीजिए, इनमें जो असूत्री या विखंडन प्रकार का जनन था वो तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जा रहा था। इनमें पाया जाएगा लैंगिक और अलैंगिक जनन। ओके, तो लैंगिक और अलैंगिक प्रकार का जनन किस में पाया जाएगा, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ये थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो सही लग रही हैं तो सपोर्ट कीजिए लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही आप इसके बाद जो है हम कोशिका विभाजन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम जानेंगे किस जीव में किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। वापस से हम समझेंगे कि असूत्री विभाजन क्या है और समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन के बारे में भी हम जानेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।